चलिए मित्रों, आज हम लोग भारत के भूगोल में गंगा नदी के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इसके पहले हमने सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का पूरा अध्ययन कर लिया कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है। इसके साथ साथ सिंधु नदी की जितनी सहायक नदियाँ थी वो भी हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। मित्रों, गंगा नदी के अपवाह तंत्र में अगर हम बात करें तो हमारी गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। मित्रों, एक बात ये महत्वपूर्ण है कि हिमालय में से निकलने वाली गंगा नदी है या हिमालय की जितनी सहायक नदियां जो गंगा नदी से निकलती है, ये मित्रों हमेशा 12 के 12 महीने ये मित्रों हमेशा जल प्रवाह एक समान बना रहता है, जो कि ये सारी नदियां हमारे हिमालय के हिमनद से होकर निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों में मित्रों हमेशा जल प्रवाह 12 महीना एक जैसा बना रहता है। तो ये नदियां गर्मियों में भी नहीं सूखती हैं। तो इनका इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। तो मित्रों, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से मित्रों निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में देवप्रयाग में मित्रों भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। मित्रों, यहाँ हमने दो डाट किया है। मित्रों, ये एक नदी है हमारी भागीरथी, दूसरी नदी है हमारी अलकनंदा। दोनों नदियां देवप्रयाग में आके मिलती हैं। मित्रों, वहां से हमारी गंगा नदी कही जाने लगती है। मित्रों, फिर गंगा नदी हमारी आगे बढ़ती है। तो इसके बाद यह हमारे मैदानी भागों में हरिद्वार के निकट, मित्रों सबसे पहले हरिद्वार के निकट गंगा नदी मैदानी भागों में, पर्वत को छोड़ के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो मित्रों हरिद्वार के निकट प्रवेश करती है मैदानी भागों में। इसके बाद मित्रों गंगा नदी आगे बढ़ते हुए अगर इसकी सबसे पहले कोई सहायक नदी है मित्रों तो वो रामगंगा नदी है। मित्रों, रामगंगा नदी हमने सबसे पहले यहाँ मार्क किया हुआ है ब्लू कलर से। मित्रों, ये रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो मित्रों ये हमारा यहाँ का जो हिमालय का क्षेत्र है मित्रों, ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा नदी का अगर उद्गम की बात करें तो ये कुमायूं हिमालय से होके हमारे गंगा नदी में आके मिल जाती है। मित्रों, गंगा नदी में ये जहां मिलती है वहां पे हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर बसा हुआ है। वहीं पे आके ये रामगंगा नदी कन्नौज, मित्रों यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। कन्नौज के निकट आके कन्नौज के पास आके रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मित्रों, ये अभी हम सबसे पहले गंगा नदी में मिलने वाली बाईं तरफ से जो हमारी सहायक नदियां गंगा नदी में मिलती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद मित्रों फिर हम दाहिनी तरफ से मिलने वाली गंगा नदियों की सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों उसी क्रम में हम सबसे पहले रामगंगा नदी जो कि हमारे कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। मित्रों, ये कुमायूं हिमालय से रामगंगा नदी निकलती है। इसी दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो मित्रों गोमती नदी है। मित्रों, गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिनकी उत्पत्ति हमारे किसी पर्वत से ना होके मैदानी भाग से है। मित्रों, अगर हम गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी हमारे फुलहर झील है एक। मित्रों, ये पीलीभीत में स्थित है। तो पीलीभीत में स्थित ये फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। मित्रों, मैदानी इलाकों से होके फुलहर झील से निकलती है। इसका उद्गम स्रोत हमारे पर्वतों से या हिमालय की किसी भी पर्वत श्रेणी से ना होके ये मैदानी भागों से है। तो मित्रों, अगर हम गोमती नदी की बात करें तो ये आके गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद अगर हमारी तीसरी कोई नदी है मित्रों तो वो घाघरा नदी है। मित्रों, घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो घाघरा नदी हमारी तिब्बत के पास से ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। मित्रों, घाघरा नदी को ही हम कई नामों से जानते हैं। मित्रों, घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो घाघरा नदी को हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, ये सरयू नदी हमारे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से होकर आगे बढ़ती है। मित्रों, सरयू नदी को अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है मित्रों, अयोध्या जिला से होकर सरयू नदी प्रवाह होती है। ये मित्रों बहराइच, गोंडा और बाराबंकी, अयोध्या होते हुए ये आगे जाके छपरा के पास, मित्रों छपरा और बिहार का छपरा और हमारा जो सबसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है मित्रों, पूर्वी जिला जो हमारा है बलिया और छपरा के बीच में हमारी घाघरा नदी आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो मित्रों, जो हमारी तीसरी नदी है वो है हमारी घाघरा नदी। तीसरी नदी है मित्रों हमारी घाघरा नदी। मित्रों, घाघरा नदी हमारी बलिया और छपरा के बीच में आके
गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद मित्रों हमारी चौथी नदी है वो है गंडक नदी। मित्रों गंडक नदी की अगर हम बात करें तो गंडक नदी हमारे नेपाल से होके आती है। मित्रों ये गंडक नदी नेपाल से होके आती है। अभी तक हमने जो ऊपर की नदी रामगंगा और गोमती की बात की, रामगंगा और गोमती और घाघरा ये तीनों नदियां हमारे यूपी से होके बहती हैं, इस यूपी से होके आती हैं। मित्रों इसके बाद हमारी जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकल के आती है और यूपी से होते हुए हमारे गंगा नदी में आके मिल जाती है। जो तीसरी नदी है हमारी तो वो हमारी गंडक नदी है, गंडक नदी। मित्रों गंडक नदी की अगर हम बात करें तो ये हमारे नेपाल हिमालय का अगर क्षेत्रीय वर्गीकरण की बात करें तो मित्रों ऊपर हमारा कुमायूं हिमालय था, उसके बाद मित्रों नेपाल हिमालय आता है। तो नेपाल हिमालय से हमारी गंडक नदी का मित्रों ये हमारे नेपाल हिमालय से आता है। नेपाल हिमालय से गंडक नदी आके गंगा नदी में मिलती है। मित्रों ये हिमालय के नेपाल हिमालय से निकल के ये आके गंगा नदी में प्रवेश करती है। इसके बाद मित्रों अगर हम इसके गंडक नदी के बाद अगली नदी की बात करें मित्रों तो कोसी नदी है, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। मित्रों कोसी नदी का भी उद्गम हमारे नेपाल से ही है। मित्रों कोसी नदी भी हमारे हिमालय की नेपाल से निकलने वाली पर्वत श्रेणी है। मित्रों तिब्बत के आसपास से होके नेपाल, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश न होके बिहार में आके प्रवेश करती है कोसी नदी। मित्रों कोसी नदी की धारा की बात करें तो इसकी धारा मित्रों कोसी नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा अवसाद बहा के लेके आती है, इसके मार्ग में जब अवसाद काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं मित्रों तो ये अपना मार्ग टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके निकल जाती है। तो इसी अवसाद जमा होने के कारण इसकी कोई निश्चित बहाव की कोई निश्चित रास्ता नहीं है। मित्रों ये अगर अवसाद ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो ये बगल से होके निकल जाती है। ये रास्ता बदलने में मित्रों कोसी नदी माहिर है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि इसकी कोई निश्चित धारा नहीं है। तो ये रातों रात मित्रों बाढ़ आने के लिए सबसे ज्यादा विख्यात नदी है। तो कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है। मित्रों ये भी गंगा की ही हमारी सहायक नदी है। इसके बाद मित्रों अगर हम आगे बात करें तो सबसे लास्ट की जो हमारी गंगा नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है वो मित्रों महानंदा नदी है। महानंदा की बात करें मित्रों तो ये सबसे गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है महानंदा नदी। महानंदा की बात करें मित्रों तो ये भी आके गंगा में मिल जाती है। और महानंदा नदी हमारे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। मित्रों यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के यहाँ पे है मित्रों, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियों मित्रों दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होके ये आके महानंदा नदी मिल जाती है। महानंदा नदी ये बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने एक एक करके सारी नदियों का अध्ययन कर लिया। मित्रों सबसे अगर हम पूर्व में बात करें, सबसे उत्तर में बात करें तो सबसे पहले रामगंगा नदी मित्रों उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आके मिलती है। फिर दूसरी नदी हमारी घाघरा है, तीसरी नदी मित्रों हमारी गंडक है, दूसरी नदी मित्रों यहाँ हमारी गोमती है। ये गोमती नदी है जो फुलहार झील से निकलती है। मित्रों रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद मित्रों घाघरा है, घाघरा के बाद गंडक है, गंडक के बाद मित्रों हमारी कोसी है, बिहार से होके बहती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद मित्रों महानंदा नदी है जो हमारे पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आके गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। तो मित्रों इस प्रकार हमने बाईं तरफ से निकलने वाली गंगा की जितनी सहायक नदियां थी हमने उनका अध्ययन कर लिया। अब मित्रों हम दाहिनी तरफ से, यानी कि ये ग्रीन कलर वाली मित्रों नदी है, ये इसे हम यमुना नदी कहते हैं। अगर हम बात करें तो दाहिनी तरफ से गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मित्रों यमुना नदी है। यमुना नदी की बात करें मित्रों तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और मैदानी भागों में प्रवाहित होते होते मित्रों ये इलाहाबाद संगम क्षेत्र है, जहां पे गंगा और यमुना आपस में मिल जाती है। मित्रों यहाँ इलाहाबाद शहर है, यूपी का इलाहाबाद शहर में
इलाहाबाद शहर में गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं, तो यमुना यहाँ से निकल के इलाहाबाद के बीच में मित्रों कई हमारी कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि यमुना में आके अपना जल विसर्जित करती हैं। तो एक एक करके हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। मित्रों ये नदियां डायरेक्ट गंगा में अपना जल प्रवाहित नहीं करती हैं, ये पहले हमारी यमुना नदी में अपना जल प्रवाहित करती हैं, फिर यमुना नदी आके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलके अपना जल प्रवाहित करती है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग यमुना नदी के एक एक करके अध्ययन करते हैं। अगर हम यमुना में बात करें तो सबसे पहले मित्रों यमुना हमारी यहाँ पे हमारा मालवा पठार है। मित्रों ये मालवा पठार से नदियाँ निकल के यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, मैक्सिमम नदियाँ मालवा पठार से निकल के, इनका उद्गम स्रोत मालवा पठार है, यहाँ से निकल के ये यमुना नदी में मिलती हैं। मित्रों ये मालवा पठार है। मालवा पठार से अगर हम पहली बात करें तो मित्रों हमारी सबसे पहली नदी चंबल नदी है। चंबल नदी मित्रों ये इटावा के पास आके यमुना नदी में, मित्रों उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, ये मित्रों इटावा है। इटावा में आके ये अपना यमुना नदी में इटावा में आके यमुना नदी से आके मिल जाती है और अपना सारा जल यमुना नदी में विसर्जित कर देती हैं। तो सबसे पहली नदी है मित्रों ये हमारी चंबल नदी। चंबल नदी की ही बात करें तो मित्रों चंबल नदी की एक खास विशेषता है कि सबसे ज़्यादा ये चंबल नदी हमारी सबसे ज़्यादा भूमि अपर्दन करने वाली नदी है। मित्रों इसके यहाँ पे बड़े बड़े गहरे खड्ड का निर्माण करती है, जो कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये बड़े बड़े गहरे खड्ड के ये अपने साथ बहाकर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियों का अपर्दन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियों को बहा के यमुना में मिला देती है। तो मित्रों चंबल नदी हमारे मालवा से आके उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में आके मिल जाती है। अगर दूसरी नदी की बात करें तो चंबल के बाद मित्रों सिंध नदी है। सिंध नदी भी हमारे मालवा पठार से निकलती है, आके यमुना नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी की बात करें मित्रों तो बेतवा नदी है। बेतवा नदी भी मित्रों ये आके मालवा के पठार से निकलती है और हमारे यहाँ पे मित्रों यमुना नदी में ये बेतवा नदी है और इसके ऊपर मित्रों सिंध नदी है। ये सारी मित्रों सहायक नदियां हैं, हमारी यमुना नदी की हैं। पहले हम यमुना में बात कर रहे हैं। यमुना में आके हमारी दाहिनी तरफ से चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करें मित्रों तो बेतवा नदी हमारे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में, मित्रों यहाँ पे हमीरपुर जिला है, ये हमीरपुर जिला में आके बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। मित्रों ये हमीरपुर है। हमीरपुर के बाद मित्रों हमीरपुर में आके अपना जल विसर्जित कर देती है यमुना नदी में। इसके बाद अगली नदी है मित्रों वो केन नदी है। मित्रों ये भी मालवा के पठार से निकलती है, ये भी मालवा के पठार से ही निकलती है केन नदी। मित्रों केन नदी की बात करें तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, मित्रों यहाँ पे हमारा बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है। मित्रों ये बांदा जिला में आके केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने यमुना नदी की 4 सहायक नदियों का अध्ययन किया। सबसे पहले चंबल, दूसरे नंबर पे सिंध, तीसरे पे बेतवा और चौथे नंबर पे केन। मित्रों इन चारों नदियों का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये नदियां यमुना में आके किस स्थान पे मिलती हैं, ये भी अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो मित्रों हम प्रमुख में याद रखें कि चंबल नदी इटावा में आके यमुना नदी से मिलती है और हमारी जो बेतवा नदी है वो हमीरपुर में आके यमुना नदी से मिलती है और जो हमारी केन नदी है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आके यमुना नदी में मिलती है। अब मित्रों हम बात करें, ये हमारे सारे मालवा पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अब मित्रों कुछ हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के क्रम में ही हमारी कुछ नदियां हैं जो कि मालवा पठार से न निकल के मित्रों ये हमारे सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं। मतलब सतपुड़ा पर्वत की हमने पर्वत श्रेणियों में अध्ययन किया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 4 पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। पहली राजपीपला, दूसरी मित्रों महादेव, तीसरी हमारी मैकाल और मैकाल के बाद हम आगे बात करें तो वो मित्रों हमारी चौथी थी राजमहल। तो इस प्रकार ये जो हमारी एक नदी मित्रों सोन नदी है, सोन नदी ये हमारे सतपुड़ा पर्वत के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मित्रों मैकाल पर्वत श्रेणी से अगर मैकाल की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी मित्रों अमरकंटक है। तो इसी अमरकंटक से मित्रों हमारी सोन नदी का उद्गम स्रोत है, सोन नदी।
और इसी मित्रों मैकाल के अमरकंटक से ही हमारी नर्मदा नदी का भी उद्गम स्रोत है, लेकिन वो चूंकि वो हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है तो उसको हम अलग से प्रायद्वीपीय नदियों में जब अध्ययन करेंगे तो मित्रों हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सोन नदी की बात कर रहे हैं। सोन नदी मित्रों आके ये हमारे सोन नदी आगे बढ़ के मित्रों ये हमारे आके गंगा नदी में मिल जाती है मित्रों, यमुना की नहीं है ये सोन नदी हमारी। यहाँ पे मित्रों हम इलाहाबाद ये हमारा संगम, ये यहाँ के इलाहाबाद में आके यमुना नदी मिलती है, ये है इलाहाबाद में मिलने के बाद ये मित्रों ये सोन नदी आके पटना के समीप। मित्रों अब सोन नदी अगर हम बात करें तो सोन नदी हमारी बिहार में आके पटना के समीप मिलती है। यहाँ पे मित्रों पटना है तो इसी पटना में ना पटना के पास आके मिलती है। बिहार की राजधानी हमारी पटना है तो ये पटना के समीप आके सोन नदी गंगा नदी में आके मिल जाती है। और अगर हम बात करें सोन नदी का उद्गम तो ये मित्रों हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदी है। ये मित्रों इकलौती नदी है जो कि ये हमारे मैकाल पर्वत से निकलती तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, मगर इसका प्रवाह मित्रों ऊपर यानी उत्तर की तरफ है। ये मित्रों इकलौती नदी है जिसकी प्रायद्वीपीय पठार से निकल के ये इसका प्रवाह उत्तर की तरफ है। तो ये आके मित्रों पटना के समीप गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। और मित्रों अगर हम बात करें तो सोन नदी के मिलने के बाद मित्रों हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो गंगा नदी मित्रों आगे बढ़ते हुए महानंदा के मिलने के बाद मित्रों ये आगे यहाँ फरक्का है। मित्रों फरक्का ये हमारा पश्चिम बंगाल, मित्रों पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। यहाँ से हमारी गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो इसकी बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी शाखा मित्रों ये हमारे पश्चिम बंगाल में ही आगे बढ़ते हुए हुगली नदी के रूप में मित्रों ये हुगली नदी के रूप में आगे बढ़ जाती है। यहाँ से एक शाखा तो हमारी ये बांग्लादेश में घुस जाती है और दूसरी शाखा मित्रों हुगली नदी के रूप में ये आगे बढ़ जाती है। मित्रों ये हुगली नदी है, हुगली नदी अगर हम लोग बात करें तो हुगली नदी के किनारे मित्रों बसा हुआ जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सत्ता था वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मित्रों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता हमारे किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मित्रों ये यही हुगली नदी है जो कि फरक्का से दो भागों में बटी है। पहला ये हमारी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दूसरी ये हुगली नदी है। मित्रों ये हुगली नदी बाद में आके ये भी बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल विसर्जित करती है। और हुगली नदी की अगर हम बात करें तो मित्रों यहाँ से एक नदी इसकी सहायक नदी है जो कि बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट नदी है मित्रों ये हुगली नदी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है मित्रों दामोदर नदी, ये मित्रों दामोदर नदी है, ये हुगली की सहायक नदी है। मित्रों दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो ये मित्रों हमारे छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। मित्रों ये छोटा नागपुर पठार है हमारा, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकल के ये हुगली नदी में आके मिल जाती है। तो ये मित्रों हुगली नदी हो गई। अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि हमारी गंगा नदी की जो शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मित्रों अगर हम बात करें तो गंगा नदी को हम लोग अपने देश में गंगा के नाम से जानते हैं। मित्रों जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में मित्रों इसे गंगा के नाम से न जान के पद्मा के नाम से जानते हैं। अब मित्रों ये बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश करती है तो अब इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। मित्रों अब गंगा नदी नहीं बल्कि पद्मा कही जाएगी। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। अब पद्मा नदी मित्रों ये दक्षिण की तरफ मुड़ के बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है। अब मित्रों यहाँ तक हम लोगों ने गंगा नदी के उद्गम से लेके इनकी सहायक नदियों में मित्रों बाएं तरफ से मिलने वाली जितनी सहायक नदियां हैं और हमारी दाहिनी तरफ से मिलने वाली जितनी सहायक नदियां हैं उन सबका अध्ययन कर लिया। अब मित्रों हम अध्ययन करेंगे कि बांग्लादेश में गंगा यानी बांग्लादेश में पद्मा से और कौन सी नदियां मिलती हैं। तो मित्रों हम बात करते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी की। अभी तक हमने मित्रों गंगा नदी तंत्र का अध्ययन किया, अब मित्रों हम ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करते हैं। मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी हमारे मानसरोवर झील के पास से निकल के मित्रों ये अरुणाचल प्रदेश और असम से बहते हुए मित्रों बांग्लादेश में गंगा नदी की धारा से मिल जाती है, जो मिलने के बाद संयुक्त रूप से मित्रों मेघना धारा बनाती है। मेघना धारा ही हमारे आके बंगाल की खाड़ी में
डेल्टा बनाते हुए अपना जल विसर्जित करती है। तो मित्रों अब हमने गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है। मित्रों मानसरोवर के पास से ही मित्रों तिब्बत से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। पहले हमने सिंधु नदी निकलती है जो कि हमने अध्ययन किया था, सिंधु नदी। इसके बाद मित्रों सतलज नदी का भी उद्गम स्रोत यहाँ पे मानसरोवर के पास राकसताल झील थी मित्रों, वहां से सतलज नदी निकली थी। और तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है मित्रों ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी निकलती है। और यहाँ से मित्रों ये तिब्बत के क्षेत्र से बहते हुए मित्रों ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए मित्रों ये ऐसे असम में मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए ये आके हमारे ये असम से प्रवेश करते हुए मित्रों ये हमारे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मित्रों अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्व की तरफ बहते हुए ये मित्रों अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। मित्रों अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास ये एक गार्ज का निर्माण करती है। मित्रों नामचा बरवा के पास से ये सीधे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। पश्चिम की तरफ मुड़ने पे यहाँ पे मित्रों एक गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पे मित्रों नामचा बरवा है तो नामचा बरवा के पास से ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है नामचा बरवा के पास, और एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। मित्रों दिहांग गार्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद मित्रों अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है। असम में ये मैदानी भाग, काफी बड़ा मैदानी भाग का निर्माण करती है ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मित्रों ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करें तो ये 3 देशों से होकर बहती है। पहले तो सबसे पहले ये हमारे तिब्बत यानी जो कि अब चीन का भूभाग है मित्रों, तो तिब्बत हो गया, दूसरा हमारा भारत हो गया, तीसरा हमारा लास्ट में बांग्लादेश में आके प्रवेश कर जाती है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। और अगर हम बात करें तो मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो मित्रों हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में अगर बात करें तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। मित्रों इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के। इसके बाद जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है तो मित्रों इसे हमें दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ये दिहांग नदी है मित्रों, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये इसमें दो सहायक नदियां आके मिल जाती हैं मित्रों। पहली सहायक नदी की अगर हम बात करें तो इसमें दिबांग नदी, और दूसरी सहायक नदी की बात करें तो लोहित नदी। मित्रों दिबांग नदी और लोहित नदी इसमें आके ब्रह्मपुत्र नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित नदी आके मिल जाते हैं। इसके बाद मित्रों ये असम में प्रवेश करती है। यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जो डॉटेड लाइन से किया है मित्रों, ये इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और इसके बाद इधर का जो हमारा ये क्षेत्र है मित्रों, ये हमारा असम राज्य का क्षेत्र है। तो जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है तब मित्रों इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। जो हमारी सांगपो नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी थी, वो अरुणाचल प्रदेश में आके दिहांग नाम से जानी गई, और असम में प्रवेश करते ही हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब मित्रों असम में ये काफी बड़ा मैदानी भाग से बहते हुए मित्रों अब ये आके हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो मित्रों जैसे ही बांग्लादेश में हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करेगी तो इसे हम जमुना नाम से जाने जाती है। मित्रों इसे जमुना नाम से कहने लगेंगे। अब ये हमारी नदी ब्रह्मपुत्र न होके बांग्लादेश में जमुना नदी हो गई। ये मित्रों जमुना नदी हो गई। इस प्रकार हमने ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जानते हैं। पहली सांगपो हो गई, दूसरी मित्रों दिबांग हो गई, तीसरी हमारी ब्रह्मपुत्र नाम हो गई, और बांग्लादेश में वही ब्रह्मपुत्र आके जमुना नदी हो गई। अब मित्रों जमुना नदी और गंगा हमारी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये पद्मा हो गई। मित्रों ये पद्मा नदी और जमुना नदी जहाँ पे आके मिलती हैं, फिर ये संयुक्त होकर एक संयुक्त धारा बनाती है मित्रों, उसे हम जानते हैं मेघना नदी। अब मित्रों ये जो मेघना नदी हमारी संयुक्त हो गई, जिसे हमने ग्रीन कलर से किया है मित्रों, यहाँ पे ये हमें मेघना नदी के नाम से जानी जाएगी। ये मेघना नदी हो गई। अगर हम बात करें मेघना नदी
तो मेघना नदी ये हमारे ये जमुना नदी की एक सहायक नदी है मित्रों। मणिपुर से एक नदी हमारी निकलती है, मणिपुर से एक बराकर नदी निकलती है मित्रों, बराकर नदी ये आके हमारे जमुना नदी में आके मिलती है मित्रों। यही जमुना नदी के मिलने के बाद मित्रों ये पद्मा और जमुना नदी फिर आगे अपना संगम क्षेत्र बनाती हैं, फिर वहां से ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है मित्रों। ये मेघना नदी मेघना नदी गंगा और हमारे ब्रह्मपुत्र नदियों से बहाकर लाई गई, काफी ज्यादा मैदानी इलाकों से गंगा नदी बहती है और हमारे मैदानी इलाकों से ब्रह्मपुत्र नदी भी होकर बहती है। तो इनके द्वारा काफी ज्यादा अवसाद गाद लेके अपने साथ लाया जाता है, जो कि ये काफी बड़े डेल्टा का यहाँ निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब ये हुआ कि हमारे लास्ट में नदियां आती आती, अगर बात करें तो नदियों की 3 अवस्था होती है मित्रों। ये लास्ट की जो अवस्था होती है मित्रों, ये अपने साथ काफी ज्यादा अवसाद जमा करने के साथ साथ ये अपने मार्ग को ही अवरुद्ध कर देती हैं। तो ये कई छोटी छोटी वितरकाओं यानी छोटी छोटी ब्रांचेज में ये विभाजित हो जाती हैं, जो कि काफी बड़ा डेल्टा बनाती हैं मित्रों। अगर बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में हमारे गंगा और जमुना के द्वारा काफी बड़ा डेल्टा बनाया जाता है मित्रों। इसी डेल्टा के कारण ही इसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, अगर हम बात करें तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली जो हमारी नदी है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों नदियां काफी बड़े मैदानी भागों से बहकर अपने द्वारा लाई गई अवसादों को यहाँ पे लाके डेल्टा जमा कर देती हैं। इसीलिए इनका जो डेल्टा है मित्रों, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब मित्रों हम लोग बात करें तो इसी डेल्टा भाग पे मित्रों यहाँ पे काफी दलदल इलाका हो जाता है। तो यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष होता है मित्रों। सुंदरी नाम के वृक्ष की यहाँ पे बहुलता पाई जाती है, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सुंदरी वृक्ष उगाते हैं इसके। और मित्रों यहाँ पे सुंदरी वृक्ष उगने के नाते इसी सुंदरी के नाम पे ही यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है मित्रों। इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा मित्रों। ये सुंदरी वृक्ष के यहाँ पे पाया जाता है, इसी नाम पे सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ गया। अगर मित्रों हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी मित्रों असम से होके बहती है मित्रों। असम में ही एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है मित्रों। ये असम में है माजुली द्वीप मित्रों। यहाँ पे माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये मित्रों, माजुली द्वीप जो कि हमारे असम में स्थित है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों के अपवाह तंत्र के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया। हमारे ब्रह्मपुत्र की अगर और सहायक नदियों की बात करें तो मुख्यतः मित्रों जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो कभी कभी हमारे अलग अलग एग्जामों में पूछ ली जाती है। तो एक एक करके आएगी हम लोग ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं मित्रों। 2 नदी हमने बताया था, दिबांग और लोहित नदी। ये मित्रों दिबांग और लोहित, और तीसरी नदी हमने बताया था मणिपुर से निकल के आती है हमारी बराकर नदी। ये मित्रों ग्रीन कलर से बराकर नदी है, ये मणिपुर से आके निकल के बांग्लादेश में मिल जाती है। तो मित्रों अगर हम बात करें तो 3 नदी हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में। एक हो गई हमारी दिबांग नदी, दूसरी हो गई मित्रों लोहित नदी, तीसरी हो गई हमारी बराकर नदी, चौथी हो गई मित्रों सुबनसिरी, चौथी नदी मित्रों हमारी हो गई मानस नदी, 5वीं मित्रों हो गई धनसिरी। ये मित्रों सारी नदियां एग्जामों में पूछ ली जाती हैं कि इसमें से कोई भी एक नदी पूछ ली जाएगी कि ये किसकी सहायक नदी है। तो मित्रों इसे नाम से हम लोग याद रखें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है कि ये किसकी सहायक नदी है, बस इतना ही हम लोग उस एग्जाम में पूछा जाता है। तो मित्रों इन सारी नदियों को दिबांग, लोहित, बराकर, सुबनसिरी, मानस और धनसिरी, इन नदियों का नाम याद रखेंगे। ये मित्रों सारी नदी अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगर मित्रों अब हम बात करें तो एक नदी हमारी गंगा नदी की छूट गई है मित्रों, वो हमारी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की बात करें तो मित्रों ये हमारे तीस्ता नदी की बात करें तो मित्रों तीस्ता नदी भी हमारे
इधर सिक्किम से होके बहती है। मित्रों तीस्ता नदी भी आके बाद में हमारे बांग्लादेश में गंगा नदी में ही आके मिल जाती है। मित्रों ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी भी आके हमारे बांग्लादेश में ही आके मिल जाती है तीस्ता नदी। और मित्रों हम लोगों ने एक एक करके सारे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की सारी नदियों का अध्ययन कर लिया। तो मित्रों अगर हम बात करें तो गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्रोत हिमालय की पर्वत श्रेणियों से है। मित्रों ये सारी नदियां हिमालय के किन्हीं न किन्हीं हम पर्वत श्रेणियों से ही होकर निकल रही हैं। जो हमारी बाईं तरफ से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ये हिमालय की किन्हीं न किन्हीं पर्वत श्रेणियों से ही निकल रही, चाहे वो मध्य हिमालय से हो या हमारे लघु हिमालय या हमारे तीसरा शिवालिक श्रेणी से निकल रही हो। तो इसके बाद मित्रों अगर इधर की बात करें, ये हमारे मालवा पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आके अपना जल यमुना नदी में मिलाती हैं। फिर मित्रों यमुना नदी हमारे गंगा नदी की दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। मित्रों ये आके इलाहाबाद में संगम बनाती है, इलाहाबाद में मिलने के बाद मित्रों ये आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन कर लिया। अब इसके आगे मित्रों हम लोग ने भारत में उत्तर भारत की बहने वाली जो नदियां थी उसका हमने बारी बारी से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों का अध्ययन कर लिया। अब मित्रों हम लोग अगली क्लास में प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे। मित्रों प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय यानी सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे की जितनी भी नदियां हैं, गोदावरी हो या नर्मदा हो, ताप्ती हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इन सभी का हम लोग अगला वीडियो हमारा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप हमारे सभी टॉपिक को टीचर्स एकेडमी में ज्योग्राफी में भारत के भूगोल के अंतर्गत हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप इसको बार बार अपने रिवाइज करते रहिए और आगे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रख लीजिए। मित्रों नोट्स एग्जाम में काफी काम आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।